हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है डियर। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं अपना डिसइंफेक्शन के, और डिसइंफेक्शन में आपने डिफरेंट टाइप्स के मेथड की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम माइनर और मेजर मेथड्स की स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है इसके अंदर, तो देखिएगा हमने यहाँ पे केमिकल्स मेथड की स्टडी की थी पिछले लेक्चर्स में, और केमिकल्स मेथड्स में आपने माइनर मेथड की स्टडी की जिसमें हमने लाइम, ओजोन, हैलोजन ग्रुप्स, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके बाद हमने इसके हर स्टेप्स की स्टडी की, ठीक है, वन बाय वन। अब आपके पास यहाँ पे सर माइनर तो कंप्लीट हो गए, और आपको मैंने एक और भी बताया था, दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रो कटदान प्रोसेस। क्लियर है। अब हम जो बात करेंगे लास्ट में, जो हम बात करेंगे डियर, वो किसकी करेंगे, दैट इज मेजर मेथड, और मेजर मेथड रहने वाला है आपका यहाँ पे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक प्रकार का एक प्रोसेस है, जब आप अपने पानी में क्लोरीन को ऐड करते हो तो दिस इज नोन एज क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या होता है पहले तो ये लिख लेंगे हम। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा यहां पे एक बनाऊं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखते हैं पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लोरीनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ क्लोरीन, addition of chlorine in water is called chlorination। उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरीनेशन बोला जाता है। पहला पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, ज्यादा बड़े पॉइंट्स हम बनाएंगे नहीं क्योंकि दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को पढ़ने में। दूसरा पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। It is the major, मैं बोल देता हूं it is the most major method of the disinfection ठीक है, सबसे बड़ा मेथड है और हम इसी मेथड को ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इट इज द यूनिवर्सल मेथड, तो हम इसको भी एक और नाम भी देंगे, इसको हम थर्ड पॉइंट, इट इज द यूनिवर्सल मेथड, तो इसको हम नाम देंगे इट इज द यूनिवर्सल मेथड। कैसा मेथड है ये आपके पास, यूनिवर्सल मेथड है। क्लियर है, ये देखिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्लोरीन को ऐड करना वाटर के साथ, देखिएगा तो यहां पे केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, तो केस बनाएंगे हम, यहां पे छोटे छोटे केस बनाएंगे। केस नंबर 1, इफ क्लोरीन इज एडेड इन वाटर एट ए पीएच, इफ क्लोरीन इज एडेड विद वाटर एट ए पीएच, जब उसका पीएच क्या हो, पीएच इज लेस देन 5.5। कई बुकों में आपको 4.4 भी लिखा होगा, बट हम मान के चलते हैं कि आपका जो पीएच होगा वो आपका लेस देन 5.5 के आसपास मान के चलते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इनको हम एक छोटे छोटे बॉक्स में बनाएंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। नहीं आ रहा भाई, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखिएगा क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ, तो दैट इज Cl2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको यहां पे एक एलिमेंटल फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी आपको यहां पे, एक एलिमेंटल फॉर्म मिलेगी, HOCl प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। HOCl मिलेगा आपके पास। यहां पे HOCl क्या है आपके पास, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहां पे जो आपको फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी एलिमेंटल फॉर्म, तो इसको बोला जाएगा एलिमेंटल फॉर्म। क्या बोला जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म बनेंगे। यहां पे एलिमेंटल फॉर्म बनेगी जब आपका पीएच क्या हो, पीएच इज लेस देन 5.54। क्लियर है। उसी तरह से केस नंबर 2 में क्या होगा सर, ये देखिएगा। केस नंबर 2 में इफ क्लोरीन, फिर क्लोरीन या क्लोरीन मतलब आपके पास अब क्लोरीन इज एडेड विद वाटर
एडिड विद वाटर एट ए pH कितने pH पे, pH एट ए pH 5.5 to 7.5, ठीक है, कि जब आपका pH क्या होगा 5.2 5.7 होगा। तो इस केस में क्या होगा डियर, इस केस में देखिएगा यहां पे आपको एलिमेंटल फॉर्म मिला, तो एलिमेंटल फॉर्म मिला तो यहां पे आपके पास 100% आपके पास क्या होगा, हाइपोक्लोराइट होगा। तो यहां पे क्या होगा आपके पास 100% हाइपोक्लोरस होगा, ठीक है, हाइपोक्लोरस 100% क्या होगा आपके पास यहां पे हाइपोक्लोरस। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सर 100% ऑफ HOCl हाइपोक्लोरस, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड कितना होगा यहाँ पे 100%। अगर इफ क्लोरीन इज एडिड इन वाटर, अगर हम फिर से क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं वाटर में, दैट इज क्लोरीन इज एडिड इन वाटर, क्लोरीन इज एडिड विद वाटर, बट अब pH क्या है आपके पास, अब pH है हमारे पास कितना 5.5 to 5.7, यानी कि pH की रेंज जो हमारे पास अब है वो है 5.5 to 7.5, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा आपके पास, तो ये बनाएगा आपके पास HOCl, हाइपोक्लोरस तो बनाएगा ही बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड तो बनाएगा ही बनाएगा, बट ये हाइपोक्लोराइट भी बनाएगा, OCl भी बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। हाइपोक्लोरस HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस है, और ये क्या है हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ हाइपोक्लोरस, तो मैं लिख देता हूं इसको हाइपोक्लोरस, ठीक है, और हाइपोक्लोराइट, एंड दैट इज हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, क्लियर है। कि जब आप देखिएगा अब pH रेंज पहले था लेस देन 5.5, तो उसने बनाया सर एक एलिमेंटल फॉर्म हुआ जिसमें HOCl आपके पास हाइपोक्लोरस 100% हुआ, बट जब सिर्फ क्लोरोअमाइन में आपने pH की रेंज उसमें क्या कर दी 5.5 to 7.5, तो आपको सर 50% आपके पास हाइपोक्लोरस मिला और 50% ही आपको हाइपोक्लोराइट मिला। तो अब यहाँ पे ये कितने कितने परसेंट मिला सर, 50% ये मिला और 50% सर हमें ये मिला, क्लियर है। अब उसी तरह से सर हम HOCl पे आगे, अब आपका ये वाला HOCl, जब ये वाले HOCl को हमने फिर रिएक्ट करवाया इफ, अब फिर से सर अब आपका केस नंबर 3, सॉरी क्यों गया भाई, अब एट केस नंबर 3 में देखना है जब pH आपका क्या हो, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या हुआ कि जब आपका जो pH है वो क्या है अब आपका मोर देन 7.5 है, तो ये वाला जो HOCl है वो डिसोसिएट होगा आपका किसमें, HOCl किसमें डिसोसिएट हो गया भाई, HOCl आपका डिसोसिएट हो गया, HOCl डिसोसिएट हो गया आपका किसमें हो गया डियर, ये हो गया आपके पास जब pH क्या है मोर देन 7.5, तो ये डिसोसिएट हो गया आपके पास H पॉजिटिव आयन प्लस OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइट आयन में, तो ये किसमें हो गया आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है, तो दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन। तो ये क्या हो गया आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, और हाइपोक्लोराइट आयन यहां पे कितना हुआ अब 100%। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैच करने के लिए आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा फिर से मैं दोबारा से समझा देता हूं कि सर जब आपने क्लोरीन, तो ये आपका जो सबसे मेन है जो क्लोरीन है किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके pH के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो क्लोरीनेशन होता है या क्लोरीन होता है इट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द pH वैल्यू ऑफ वाटर, डिपेंड्स अपॉन द pH वैल्यू ऑफ वाटर, pH वैल्यू ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि आपका pH वैल्यू कितना है। अगर तो pH लेस देन 5.5 है तो आपके पास एक एलिमेंटल फॉर्म मिलेगा और एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास 100% HOCl मिलेगा, क्लियर है। बट जब सर इसका pH आपका 5.5 से 7.5 की रेंज में चला जाएगा तो आपको 50% हाइपोक्लोरस मिलेगा और 50% आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन मिलेगा, क्लियर है। उसी तरह से केस नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो केस नंबर 3 में जब आपका सर pH 7.5 से ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास 100% क्या मिल जाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से आपके पास एलिमेंटल फॉर्म की बात करता हूं कि जो आपके यहां पे फॉर्म हुए, एक हुआ HOCl और OCl, तो दो ही फॉर्म होते हैं आपके पास और इन्हीं को बोला जाता है फ्री अवेलेबल क्लोरीन। फ्री अवेलेबल क्लोरीन कौन कौन से हुए यहां पे सर, फ्री अवेलेबल क्लोरीन हुए आपके पास HOCl एंड OCl। HOCl हुआ आपके पास और OCl हुआ, दिस इज आर द फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। तो ठीक है, तो आगे हम एक पॉइंट्स बना के लिखेंगे। पॉइंट्स क्या है, अब देखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा आप, क्या चाहे कुछ ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। यहां पे हम एक छोटा सा फिर नोट बना देते हैं इसके लिए, ठीक है। नोट्स क्या है सर, कि जो भी आपका, जैसे आपने क्लोरीन ऐड किया था, आपके पास क्या मिला, क्लोरीन को एक तो क्लोरीन हुआ, एक HOCl हुआ और दूसरा आपके पास OCl नेगेटिव हुआ। ये तीनों ही क्या है आपके पास, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों क्या है आपके पास, एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन। ये क्या है सर आपके पास, इट इज ए, ये तीनों क्या है भाई हमारे पास, इट इज ए फ्री अवेलेबल क्लोरीन। तो मैं लिख देता हूं सर, इट इज ए फ्री अवेलेबल क्लोरीन। क्या है ये आपके पास, तरह से फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, ठीक है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन है आपके पास, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपके पास, ये क्या है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन। अगर आपसे पूछे कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन कौन से होते हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन मिलते हैं आपको, क्लोरीन मिलता है, HOCl मिलता है एंड OCl नेगेटिव मिलता है, दिस इज आर, और ये क्या होते हैं आपके पास, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक प्रकार से क्या है सर ये, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं आपके पास, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर अनस्टेबल। ये क्या होते हैं, दीज आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि टू किल द, ये किल करते हैं आपके पास, किल द पैथोजेंस, किल द पैथोजेंस। पैथोजेंस को क्या करते हैं भाई, ये किल करते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जैसे सर क्लोरीन है, हाइपोक्लोरस है और आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपका HOCl है वो कितने पे pH पे वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए सर 5.5 to 7.5 पे वर्क करता है। OCl कितने पे काम करता है सर, पॉइंट ग्रेटर 7.5 पे 100%, और सर OCl आपका 5.5 और 7.5 पे भी काम करता है। तो कितना pH होता है भाई, यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है, कितने पे काम करता है, ये 5.5 to 7.5 पे भी करता है, बट सर उस समय हमें 50% हाइपोक्लोराइट मिलता है। बट जैसे ही सर ये आपका मोर देन pH 7.5 हो जाता है, तो ये आपका हाइपोक्लोराइट आयन 100% बनता है, ठीक है। कई बुकों में इसको 8.4 से ज्यादा लिखा है, बट आपको स्टैंडर्ड रखना है 7.5 से ही याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, कि सर अगर जो आपके पास ये है, Cl है, HOCl है और OCl है, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता है HOCl है। तो यहां पे लिखेंगे आप कि HOCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे लिखेंगे आप HOCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ भाई आपके पास, ये हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कितना टाइम्स है सर, ये आपके पास 80 to 100 टाइम्स मोर देन OCl। तो ये क्या है, ये भी लिख लीजिएगा, इट इज, कितना स्ट्रॉन्ग है सर, इट इज 80 to 100 टाइम्स मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर पावरफुल देन OCl, ठीक है, देन OCl, दैट इज OCl, ये ठीक है, ये L है भाई, OCl, ठीक है।
तो ये बात क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो और कुछ नहीं जाता। तो आज आपको पता लगा कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन किस फॉर्म में मिलती है। आपको फ्री अवेलेबल क्लोरीन होती है आपके पास, ये HOCl OCl होता है, और ये क्या होते हैं आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है सर, HOCl सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कितना होता है सर OCl के कंपैरिजन में, 80 to 100% इज द मोर देन। अब सर क्या होता है, अब वाटर के साथ कभी कभी आपका अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। क्लोरीन तो आपके पास प्रेजेंट था ही था, सॉरी वाटर में आपने क्लोरीन डाला, बट जो वाटर था उसके अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया फ्री क्लोरीन। अब ये क्या करेगा, अब यही क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, जो अमोनिया आपके वाटर में प्रेजेंट है तो बनाएगा क्लोरामाइन। क्या बनाएगा, क्लोरामाइन, या बनाएगा कंबाइंड क्लोरीन। ठीक है, तो मेरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली है कि सर जो वाटर है, वाटर के साथ आपका पास अमोनिया भी होगा, NH3 भी होगा, देखिएगा वाटर भी होगा और अमोनिया भी होगा। जब सर वाटर के साथ क्लोरीन को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा आपके पास फ्री क्लोरीन। क्या बनाएगा सर, फ्री क्लोरीन बनाएगा। ठीक है सर, बट जब सर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा सर, आपके पास क्लोरामाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरामाइन बनाएगा, क्लोरामाइन या कंबाइंड क्लोरीन बनाएगा। ठीक है, तो इसी को जो ये आपके पास देखिएगा, वाटर के साथ क्लोरीन रिएक्ट किया तो फ्री क्लोरीन, अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्लोरामाइन। तो अभी तो हमने पढ़ा था क्लोरीन, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं आपके पास क्लोरामाइन्स। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोरामाइन। क्लोरामाइन मींस अमोनिया, अमोनिया की बात कर रहे हैं हम यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे। ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया था, इसमें भी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं आपको। ये भी pH पे डिपेंड करेगा, क्लोरामाइन भी किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, आपके pH के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे भी अब ध्यान रखना, हमने अमोनिया को रिएक्ट कराना क्लोरीन के साथ। केस नंबर 1, पहला केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है कि जब आपका pH क्या हो, मोर देन 7.5 हो। pH क्या है हमारे पास, मोर देन 7.5। कई बुकों में इसको 8.5 भी लिखा है, 8.4 भी लिखा है, आपको 7.5 ही रखना है। ठीक है, तो जब अमोनिया रिएक्ट करेगा, NH3 रिएक्ट विद क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास, मोनोक्लोरामाइन। क्या बनाएगा, NH2, क्या बनाएगा, मोनोक्लोरामाइन, NH2Cl प्लस क्या बनाएगा, HCl। क्लियर है, कब, जब आपका pH कितना हो, 7.5, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, मोनोक्लोरामाइन। तो दिस इज द मोनोक्लोरामाइन, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरामाइन। ठीक है, मोनोक्लोरामाइन। ठीक है, पूछा जाता है ये आपसे एग्जामिनर में। ठीक है कि मोनोक्लोरामाइन कितने pH पे बनता है, कि जब आपका pH क्या हो, 7.5 हो। केस नंबर 2 क्या है कि जब आपका pH केस नंबर 2 क्या है कि जब हमारा जो pH है वो क्या हो, वो आपके पास 5 से लेके, यानी कि 5 से लेके 7.5 की रेंज में हो, तो उस समय ये क्या बनाता है, तो यही जो आपका क्लोरामाइन है NH2Cl, यही क्लोरामाइन आपका किस में डिसोसिएट हो जाता है, यही हो जाता है आपके पास डाइक्लोरामाइन में। तो NHCl2 डाइक्लोरामाइन प्लस क्या बनाएगा ये, HCl। ठीक है, तो ये क्या बनाया इसने, डाइक्लोरामाइन। तो दैट इज डाइक्लोरामाइन। ठीक है, कब, जब इसका pH कितना हो, 5 से 7.5 की रेंज में हो, तो क्या बनाता है ये, डाइक्लोरामाइन। उसके बाद थर्ड कि जब सर pH रेंज क्या हो, लेस देन 5 हो। केस नंबर 3 क्या है कि जब सर मेरा pH क्या हो, लेस देन 5 हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो यही जो डाइक्लोरामाइन है
NaCl2, तो ये क्या बनाता है आपके पास, ये बनाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन। तो नाइट्रोजन मतलब NCl3, तो ये बनाता है आपके पास नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन। कब, जब pH क्या हो लेस देन 5, तो इसको बोला जाता है हम ट्राई नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन। तो इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, इसको ये भी बोला जाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन, या इसको और भी बोलते हैं हम, और क्या नाम से बोलते हैं इसको हम ट्राइक्लोरामाइन भी बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरामाइन, या नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन भी बोलो या फिर ट्राइक्लोरामाइन भी बोलो, ट्राइक्लोरामाइन। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना अपने पास। अब यहां पे इतनी सारी टर्म्स बनेगी सर आपको, अब देखिएगा क्या क्या बना आपके पास, देखिएगा एक तो बना सर आपके पास मोनोक्लोरामाइन, एक बना डाइक्लोरामाइन, एक बना ट्राइक्लोरामाइन। क्लियर है, अगर हम यहां पे बात करते हैं जो मोनोक्लोरामीन है और डाइक्लोरामीन है, ये क्या है आपके पास, दिस इज आर द डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज। इनके पास क्या होती है, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि आपके बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं लिख सकता हूं सर इनके पास क्या होती है, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर कि किसके अंदर आपके पास, किस अमोनिया के पास आपकी डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो मोनोक्लोरामाइन और डाइक्लोरामाइन के पास डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ट्राइक्लोरामाइन के पास नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर, कोई नेग्लेक्टिव, नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, इसके पास कोई भी नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, इनके पास कोई भी माइक्रो को किल करने की कोई नहीं होती। NCl3 के पास कोई भी डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। क्लियर है, तो ये चीज आगे आ गया। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, ये क्लोरामाइन था, अब यहीं पे समझिएगा आप। अब जो ये होते हैं आपके पास, ये जो क्लोरामीन देखेगा, कौन कौन से एंड प्रोडक्ट मिले आपके पास, NH2Cl, NHCl2 एंड NCl3। तो इनको ही मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिएगा कि सर NH2Cl एंड NHCl2 एंड NCl3 ट्राइक्लोरामाइन। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्लोरामाइन। इन्हीं को क्या बोला जाता है सर, इन्हीं को बोला जाता है डियर क्लोरामाइन। इन्हीं को क्या बोला जाता है आपका, क्लोरामाइन बोला जाता है, दैट इज नॉन एज क्लोरामाइन। इनको क्या बोला जाता है, क्लोरामाइन बोला जाता है, क्लोरामाइन बोला जाता है, या तो क्लोरामाइन बोलो। और क्लोरामाइन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन प्लस एमोनिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको क्लोरामाइन क्या होता है सर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किस का कॉम्बिनेशन होता है, क्लोरीन प्लस अमोनिया, यानी कि Cl2 प्लस NH3, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको भी क्या कर लो आप, अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू में तो पता हो कि क्या होता है सर, क्लोरामाइन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन प्लस अमोनिया। और यही क्या है आपके पास, क्लोरामाइन है। और इसी क्लोरामाइन को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से पुकारा जाता है इसको, दैट इज कंबाइंड क्लोरीन, दैट इज नॉन एज, यही जो क्लोरामाइंस है 1 2 3 तीन डिफरेंट क्लोरामाइंस को क्या बोला जाता है, कंबाइंड क्लोरीन, दैट इज कंबाइंड क्लोरीन। क्लियर है, तो यहां पे आपको ये स्टेप्स पूछे जाते हैं। यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या पूछने की कोशिश करता है कि मोनोक्लोरामाइन वो किस पीएच पे वर्क करता है, डाइक्लोरामाइन वो किस पीएच पे वर्क करता है, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन वो किस पीएच पे काम करता है। और पूछा जाता है कि आपके पास मोनोक्लोरामाइन और डाइक्लोरामाइन में किस में डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो मोनो और डाई के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की प्रॉपर्टीज होती है, जबकि नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन के पास
माइक्रोजम को किल करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, और इन तीनों को बोला जाता है क्लोरामाइन, और क्लोरामाइन होता है कंबाइंड क्लोरीन। अब जो ये कंबाइंड क्लोरीन होते हैं आपके पास, ये 25 टाइम्स लेस पावरफुल होते हैं एज कंपेयर फ्री क्लोरीन। ध्यान देना आपने, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट पॉइंट में लिखना आपने, नोट पॉइंट में लिखना है आपने कि जो आपके पास क्लोरामाइन या कंबाइंड क्लोरीन, क्लोरामाइन, क्लोरामाइन बोलो या फिर कंबाइंड क्लोरीन बोलो, कंबाइंड क्लोरीन बोलो, कंबाइंड क्लोरीन बोलो, इज 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, 25 टाइम्स लेस पावरफुल, 25 टाइम्स लेस पावरफुल देन फ्री क्लोरीन, देन फ्री क्लोरीन। ये मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यार। क्लियर है? तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, क्लोरीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अमोनिया का स्टेप कंप्लीट हो गया, आपके पास दोनों के दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि सर इन दोनों में कौन सा मतलब बेटर है। मैं आपसे अगर पूछूं कि सर आपको क्लोरामाइन यूज करना चाहिए, आपको फ्री अमोनिया यूज करना चाहिए, तो डियर हम दोनों का यूज करते हैं, क्लोरामाइन का यूज भी करते हैं और फ्री अमोनिया का यूज भी करते हैं एज ए क्लोरीन डोज। क्लियर है? तो अगर हम यहां पे देखते हैं डियर, हाँ मानते हैं हम कि जो आपके पास कंबाइंड क्लोरीन होता है वो आपके पास कम पावरफुल होता है, यानी कि 25 टाइम्स लेस पावरफुल एज कंपेयर फ्री क्लोरीन। बट जो फ्री क्लोरीन होता है वो 25 टाइम्स इज मोर देन दिस, ठीक है। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, वो देखिएगा। अब डिफरेंस के माध्यम से मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो देखिएगा, यहां पे डिफरेंस के माध्यम में ही समझते हैं इसको, तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। अब डिफरेंस के माध्यम से आपको कैसे समझेंगे वो देखिएगा। डिफरेंस के माध्यम से हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम फ्री क्लोरीन, तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्री क्लोरीन, फ्री क्लोरीन हो गया, और उसके बाद आपके पास कंबाइंड क्लोरीन हो गया, उसके बाद कंबाइंड क्लोरीन हो गया। क्लियर है? अगर हम फ्री क्लोरीन की बात करते हैं तो ये सर मोर पावरफुल है, यानी कि इफेक्टिवनेस है, यानी कि मोर पावरफुल है। तो पहला पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा मोर पावरफुल। ये क्या है सर? ज्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास सर? लेस पावरफुल है, लेस पावरफुल है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है सर? ये क्या क्रिएट, जो आपका फ्री क्लोरीन होता है ये हमें बैड टेस्ट एंड ऑर्डर देता है। इट प्रोड्यूस बैड टेस्ट एंड ऑर्डर क्रिएट करता है। क्लियर है? बट यहां पे जो आपके पास कंबाइंड क्लोरीन होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नो बैड टेस्ट एंड ऑर्डर, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे कि सर जो आपके पास ये फ्री क्लोरीन है ये आपके पास अनस्टेबल है। जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है। यानी कि हम चाहे कि इसको एज ए फ्यूचर कंटामिनेशन तक यूज किया तो ऐसा नहीं कर सकते हम। क्लियर है? तो ये क्या है सर? आपके पास अनस्टेबल है, वेरी गुड। और ये क्या है आपके पास? स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। इसका जो कांटेक्ट टाइम है वो कम है। जब अनस्टेबल है तो कांटेक्ट टाइम भी क्या होगा? कांटेक्ट टाइम क्या है सर? इसका कम है, मतलब लेस है। और इसका जो कांटेक्ट टाइम है वो क्या है? ज्यादा है, ये ज्यादा देर तक रहता है। कांटेक्ट टाइम क्या है? मोर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है सर? ये क्या करता है, जो आप देखिएगा अनस्टेबल भी है, इमीडिएटली आपके पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट श्योर टू द फ्यूचर कंटामिनेशन। तो क्या है? नॉट श्योर टू द फ्यूचर कंटामिनेशन, नॉट इंश्योर टू द फ्यूचर कंटामिनेशन, फ्यूचर कंटामिनेशन। बट ये क्या करता है सर? इंश्योर करता है फ्यूचर कंटामिनेशन,
इंश्योर द फ्यूचर कंटामिनेशन, ये इंश्योर करता है आपके फ्यूचर कंटामिनेशन को। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब क्या है, नो रेजिडुअल पावर, इसके पास कोई भी रेजिडुअल पावर नहीं है, बट इसके पास क्या है, रेजिडुअल पावर है। रेजिडुअल पावर कि आपके फ्यूचर्स के लिए भी ये काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूं सर, नो रेजिडुअल पावर, नो रेजिडुअल पावर। अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, नो रेजिडुअल पावर। इसके पास क्या है सर, रेजिडुअल पावर है। क्लियर है? तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्पस से। इंटरव्यू पर्पस से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब जो आपके पास ये फ्री क्लोरीन होता है, ये फ्री क्लोरीन ऐसा नहीं कि आपके वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा या अमोनिया के साथ ही रिएक्ट करेगा, ये और भी बहुत सारे हैं जिनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपके पास ये क्लोरीन है, ये डिपेंड करता है वाटर की क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ये बात आपको नॉर्मल है। अगर हम देखें कि जब सर जो फ्री क्लोरीन है, इसको भी हम देखते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी कभी, कि जब सर आपके पास फ्री क्लोरीन जब रिएक्ट करेगी, अब देखिएगा जब फ्री क्लोरीन मतलब Cl2 रिएक्ट करेगी, हो सकता है उसमें आपके पास क्या हो, आपके आयरन हो, मैग्नीज हो, यानी कि Fe2 पॉजिटिव हो या Mn मैग्नीज 2 पॉजिटिव हो, तो क्या बनाएगी, वो क्लोराइड बनाएगी। तो क्या बनाएगी डियर, क्लोराइड बनाएगी। याद रखना, तो क्या बनाएगी, क्लोराइड्स बनाएगी, जिनके पास कोई भी जो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, नो ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड, कि सर जब क्लोरीन रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, या अमोनिया NH3, क्योंकि वाटर में आपका प्रेजेंट होता है अमोनिया, तो दैट इज NH3 रिएक्ट विद क्लोरीन। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, क्लोराएमाइन। क्या बनाती है, क्लोराएमाइन बनाती है, ये सभी को पता है। थर्ड क्या है कि जब जो फिनोलिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, जब आपके जो फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ये क्या हमें क्या क्रिएट करते हैं, बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। तो ये क्रिएट करते हैं आपके पास बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट आप भी पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है आपके पास, जो भी आपके कैंसर कॉजिंग स्टेबल बनता है। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है आपका, वहां पे स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, क्लोरीन के साथ तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। बट अगर कुछ स्पेशल टाइप के आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, स्पेशल टाइप के क्या होते हैं आपके पास, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, कार्सियोजेनिस बोलते हैं जिनको, कैंसर कॉजिंग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ आपके वाटर्स के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे आपके ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, एज ए फूड यूज करेंगे हम ऑर्गेनिक मैटर का। तो क्या करेंगे ये, टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर, तो ये क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर देंगे। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि फ्री क्लोरीन जब आयरन और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करेंगे क्लोराइड्स बनाएंगे, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा तो क्लोरामाइन बनेगा। फिनोलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा क्लोरीन तो हमें बैड टेस्ट और ऑर्डर मिलेगा। अगर ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के साथ क्लोरीन रिएक्ट हुआ तो स्टेबल होगा। अगर कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक मैटर के साथ हम क्लोरीन को ऐड करवाएंगे तो वहां पे कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अगर क्लोरीन, तो टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर।
क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कैसे कैसे ये हो रहा क्लोरीन की वजह से। ठीक है, अब इन सभी को क्या चाहिए? इन सभी को सर आपको क्लोरीन चाहिए। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू रिक्वायर्ड द ऑल दीज सेटिस्फाई टू द नीड्स इज कॉल्ड क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। कि जितने भी मैंने आपको बताए, आपके पास 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 6 टाइप के मैंने आपके पास क्या बताया यहाँ पे कि कुछ कंपाउंड्स थे आपके किसके अंदर? वाटर्स के अंदर। और इन सभी को क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए। भाई इन सभी को जब क्लोरीन चाहिए तभी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है, तभी तो आपका पास क्लोरीन चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। तो मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द अमाउंट ऑफ, तो लिखो यहां पे द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई satisfies the above need of water is called क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, कि इन सभी को क्या चाहिए कि जितने भी आपके पास वाटर में जितने भी ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आपके पास कुछ आपके आयरन है, मैग्नीज है, अमोनिया है, फिनोलिक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी स्पेशल टाइप, इन सभी के लिए जो भी नीड आपको क्लोरीन की चाहिए आपको पानी के अंदर, उसी को बोला जाता है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है इसको? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा अमाउंट का क्लोरीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहां पे लिख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं फॉर फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए। तो यहां पे भी इसको लिख देंगे हम फॉर फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आगे वाले भाई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए। फॉर फ्यूचर कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तो अभी प्रेजेंट की बात हुई कि जो चीजें आपको प्रेजेंट में चाहिए तो उसको बोला जाएगा क्लोरीन डिमांड। जो आपको किसके लिए चाहिए? फ्यूचर के लिए चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अमाउंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन to satisfy the future contamination। ठीक है, यहां पे देखिएगा द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू satisfy the future contamination is known as रेजिडुअल क्लोरीन। तो इसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, कि जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड लिख देता हूं, इज एडेड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर कंटामिनेशन इज नॉन एज रेजिडुअल क्लोरीन। क्लियर है? तो आपको जो भी फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप क्लोरीन को, उसी को बोला जाता है रेजिडुअल क्लोरीन। तो आज स्टेप क्लियर हुआ कि सर रेजिडुअल क्लोरीन क्या होती है आपके पास और क्लोरीन डिमांड क्या होती है। ठीक है, अब आता है आपके पास डोज ऑफ क्लोरीन। क्या जाता है हमारे पास? सर डोज ऑफ क्लोरीन, डोज ऑफ क्लोरीन। तो डोज ऑफ क्लोरीन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इस पे लिखे हम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड एंड रेजिडुअल क्लोरीन। क्लियर है?
तो आपको ये क्या हो गया, डोज ऑफ क्लोरीन। तो डोज ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, दैट इज डोज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्लोरीन डिमांड Cl डिमांड प्लस रेजिडुअल क्लोरीन दिस इज द, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई चीजों को रटा है, समझ के करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए जो नीड थी उसको बोला क्लोरीन डिमांड, जो फ्यूचर के लिए जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसको बोला रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब इसमें जो नॉर्मल डोज रहता है वो कितना रहता है, 0.1 to 1.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्मल डोज कितना देना आपने, नॉर्मल डोज देना आपने 0.1 to 1.1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 0.1 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर लीटर तक का आपने क्या देना है, क्लोरीन डिमांड देना है। तो रेजिडुअल क्लोरीन कितना देना सर, रेजिडुअल क्लोरीन रखना है आपने, दैट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और उसके बाद जो कांटेक्ट पीरियड कितना होगा सर, 10 मिनट। कांटेक्ट टाइम कितना होगा, कांटेक्ट टाइम होगा आपके पास 10 मिनट। और जो ये आपके पास जो ये क्लोरीन डिमांड है, सॉरी जो आपके पास डोज ऑफ क्लोरीन है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं रेनी सीजन में, ठीक है। तो ये भी एक नोट पॉइंट लिख के डाल दूं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पे लिख देता हूं नोट पॉइंट। तो क्लोरीन डिमांड या डोज ऑफ क्लोरीन increase during the rainy season में क्या कर देना आपने, इसको इंक्रीज कर देना, ठीक है। ये तो अभी आपको जर्नल है, बट जैसे ही आपका बरसात का समय आएगा तो बरसात के टाइम में आपने क्या कर देना, इसको क्लोरीन डिमांड को इंक्रीज कर देना है। क्लियर है। तो इस तरह से यहां पे आपको पता लगा कि सर फ्री क्लोरीन क्या होता है, अमोनिया क्लोरीन, जैसे सारे के सारे आपके डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे डियर। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर्स का, अभी इससे आगे हम चलेंगे फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन के बारे में। ये तो आपने स्टडी किया क्लोरीन का कि क्लोरीनेशन क्या है, इसके प्रोसेस किस तरह से आएगा, वो आगे आएगा, फॉर्म्स भी आगे आएगा, ठीक है। इतना भी है, इससे एग्जामिनर काफी पूछता है डियर। तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे हम दैट इज द फॉर्म्स ऑफ द क्लोरीन डियर।